हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज के नई वीडियो में जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं मैराथन सीरीज, जिसमें हम उठाएंगे एसएसटी पेपर 2 जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के क्लास में आपको पूरी एनसीईआरटी एसएसटी का निचोड़ देखने को मिलने वाला है। पेपर अपने अंतिम चरण में है, होने वाला है। ऐसे में आज की जो क्लास है वो आप सभी के लिए राम बाण साबित होने वाला है। अंतिम प्रहार है ये क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे पानीपत की पहली लड़ाई यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ये किसके किसके बीच में होता है, डायग्राम में देख सकते हैं आप। ये जो है ये पानीपत वाला एरिया है जो कि आज के हरियाणा राज्य में सिचुएटेड है ये पानीपत। बात करूं किसके किसके बीच होता है तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और कब होता है 1526 में होता है। यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे हुआ था, हरियाणा के अंदर मुगल और लोदी डायनेस्टी के बीच, मुगल और लोदी वंश के बीच, जिसमें लोदी की तरफ से इब्राहिम लोदी होते हैं जिनकी हार होती है, मुगल वालों की जीत होती है, मुगल की तरफ से बाबर था। और इसी के साथ भारत के अंदर जो है वो क्या होता है, मुगल वंश की स्थापना होती है। बात करूं इसके डेट की तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये आपको 21 अप्रैल 1526 में होता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ भारत में जो मुगलों का दबदबा है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाई। सबसे पहले हम बात करेंगे बैटल ऑफ खानवा की, यानी कि जो खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, ये 1527 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में लड़ा गया था, बाबर, और बाबर के अगेंस्ट कौन था, राणा सांगा। राणा सांगा कहाँ का राजा था तो ये आपको मेवाड़ का राजा था। मेवाड़ के राजा से इसकी लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर की जीत हुई थी, राणा सांगा की हार हुई थी। तो ये दूसरा लड़ाई था जो कि किसने जीता था, बाबर ने जीता था। और इसी तरीके से लगातार 4 लड़ाई। खानवा के बाद जो अगला युद्ध आएगा वो 1527 में जो है खानवा होता है। उसके अलावा 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। अब इस चंदेरी के युद्ध में कौन कौन होता है तो चंदेरी के युद्ध में एक तरफ तो बाबर होता है और दूसरी तरफ बाबर के अपोजिट में कौन होता है, मेदिनी राय होता है। ये जो मेदिनी राय है ये राजपूत शासक है। राजपूत शासक है जो बाबर के अगेंस्ट लड़ता है, हार जाता है, बाबर की यहाँ पे भी जीत होती है। अगली जो लड़ाई है बाबर की वो कौन सा है, बैटल ऑफ घाघरा, यानी कि घाघरा का युद्ध। और ये घाघरा का युद्ध कब होता है, 1529 में होता है, जिसमें एक तरफ तो बाबर है, बाबर ऑफ कोर्स जीतेगा। दूसरी तरफ कौन है, नुसरत शाह। ये जो नुसरत शाह है ये कौन से वंश का है तो ये बंगाल का शासक है, जो कि घाघरा के युद्ध में फिर से बाबर की जीत होती है और नुसरत शाह की हार होती है। तो ये जो है बाबर की कुछ इंपॉर्टेंट लड़ाइयां हैं। लगातार बाबर क्या करता है, 4 लड़ाइयों को जीतता है। बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद खानवा, उसके बाद चंदेरी, उसके बाद घाघरा, और अंत में जाके 1530 में बाबर की जो है वो डेथ हो जाती है। और यहीं पे बाबर के बाद उसका जो बेटा है वो हुमायूं उसको शासन में मिलता है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। बात करेंगे हम वास्को डिगामा की। तो ये जो वास्को डिगामा है ये कौन है, ये पहले व्यक्ति हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पुर्तगाल देश से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने भारत पहुंचने के लिए क्या किया था, 1498 में समुद्री मार्ग का पता लगाया था। और ये कहाँ आए थे, ये कालीकट आए थे। कालीकट आज के केरला में है और जहाँ पे इनका जो स्वागत है वो कालीकट के राजा जैमोरिन ने किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वास्को डिगामा के बारे में। 1498 में ये भारत पहुंचे। कहाँ के नाविक है ये, पुर्तगाल के, पोर्टुगीज के। कहाँ पहुंचे थे, भारत के अंदर कालीकट यानी कि आज के केरला राज्य के अंदर पहुंचे थे। और केरला का जो शासक था उस टाइम जैमोरिन, उन्होंने इनका स्वागत किया था। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो सबसे पहले बात करेंगे डेट की। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वो 14 जनवरी 1761 को होता है। और किसके किसके बीच होता है, अहमद शाह अब्दाली, जिसको हम क्या कहते हैं, अहमद शाह
दुरानी भी कहते हैं। अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन है? दूसरी तरफ है सदाशिव राव। अब ये जो सदाशिव राव हैं ये कौन से हैं? ये तो ये मराठा हैं, ये मराठा के साथ होता है। जबकि जो अहमद शाह अब्दाली हैं ये अफगान शासन है, अफगान के शासन है, जिसमें क्या होता है? सदाशिव राव यानी कि मराठा की हार होती है, अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी की जो है वो जीत होती है। और ये है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 14 जनवरी 1761 में होती है। मराठों की इसमें हार होती है और इसी के साथ जो है वो ब्रिटिश विजय की शुरुआत यहीं से हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये जो पानीपत की लड़ाई हो, चाहे पहली लड़ाई हो, दूसरी हो, तीसरी हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई। डेट की बात करूं तो ये होता है 5 नवंबर 1556 में होता है। किसके किसके बीच होता है? एक तरफ तो है हेमू और दूसरी तरफ है कौन? तो हमारा अकबर की तरफ से जो है वो लड़ाई किया जाता है, जिसमें क्या होती है? अकबर की जीत होती है यानी कि मुगलों की जीत होती है। और ये जो हेमू है इसकी हार होती है। और ये कब लड़ा गया था? 1556 में, 5 नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई यानी कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब हम बात करेंगे चौथ। जैसे नाम से पता चल रहा है चौथ, ये चौथ क्या है? 1/4। तो मुगल साम्राज्य को दिए जाने वाला जितना टैक्स था उसका चौथाई भाग, जितनी लगान हम वसूलते थे उसका चौथाई भाग यानी कि 1/4 क्या करते थे? जो मराठे हैं वो एक्स्ट्रा कर के रूप में किन लोगों को देते थे? मुगलों को देते थे। और किन से वसूलते थे? जो उनके राज्य में रहता है। तो चौथ क्या है? कर है। और ये कर किसको दिया जाता है? तो ये मुगलों को दिया जाता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, जहां पे हम बात करेंगे दुर्रानी एम्पायर यानी कि दुर्रानी वंश की। तो ये जो दुर्रानी एम्पायर है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अफगानिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके फाउंडर कौन है? किसने स्थापना किया है दुर्रानी वंश की? तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया है? दुर्रानी वंश की स्थापना की है। वहीं अगर ये पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या है, तो दुर्रानी वंश की जो राजधानी है वो आपको कांधार देखने को मिलेगी। आज की क्लास में हम कंप्लीट एनसीईआरटी के हमने उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की अटमोस्ट संभावना है। तो चलिए इसी के साथ अपने पॉइंट नंबर 7 को देखेंगे। 18वीं सेंचुरी में 18वीं सदी के मध्यकाल तक 5 स्पष्ट मराठा शक्तियों का उदय हो चुका था, यानी कि 5 मराठाओं शक्ति ने उदय ले लिया था। और ये शक्तियां कौन कौन थे? तो अलग अलग इस जगह के हिसाब से है। पुणे के अंदर कौन थे? तो पुणे में आपको पेशवा दिखेंगे। पुणे के अंदर कौन है? पेशवा। वहीं बात करूं बड़ौदा की, तो बड़ौदा के अंदर कौन है? तो बड़ौदा के अंदर आपको दिखेंगे गायकवाड़। और ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? मराठास ही हैं। वहीं बात करूं नागपुर की, तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आपको कौन दिखेंगे? भोसले दिखेंगे। भोसले आपको नागपुर में दिखेंगे। वहीं बात करें हम इंदौर की, तो इंदौर में आपको कौन देखने को मिलेंगे? होलकर देखने को मिलेंगे। और वहीं हम बात करें अगर ग्वालियर की, तो ग्वालियर में आपको कौन देखने को मिलेंगे? सिंधिया। और इन पांचों का जो उदय हुआ था वो 18वीं सेंचुरी के मध्य में हुआ था। यानी कि पुणे के अंदर पेशवा है, बड़ौदा में गायकवाड़ है, नागपुर में भोसले हैं, इंदौर में होलकर हैं और ग्वालियर में आपको सिंधिया देखने को मिलते हैं। बात करेंगे शिवाजी द ग्रेट की, तो ये वही शिवाजी हैं जिन्होंने क्या किया था? औरंगजेब के शासनकाल में मराठा राज्य की स्थापना की थी। यानी कि अगर ये पूछा जाएगा फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर यानी कि मराठा एम्पायर के जो संस्थापक हैं वो कौन है? तो नाम ले लेना है आप सभी ने, शिवाजी। यानी कि शिवाजी ने क्या किया था? मराठा वंश की स्थापना की थी। और ये किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे औरंगजेब के। ठीक है, ये जो थे वो औरंगजेब के क्या थे? समकालीन यानी कि कंटेम्पररी थे। वहीं बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की। 1761 में
हैदर अली ने मैसूर के राजा से गद्दी छीनकर राज्य पर कैप्चर कर लिया था। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि मैसूर के, ये जो जगह है मैसूर साउथ इंडिया का, इसका रियल फाउंडर यानी कि वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है, तो बता देना है वो है हैदर अली। हैदर अली ने क्या किया था, मैसूर के जो है इनको रियल फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और 1761 में मैसूर के राजा से गद्दी छीन के इन्होंने क्या किया था, अपना राज्य पे अधिकार कर लिया था। अपने स्क्रीन पे बात करेंगे हम चिन किलिच खां की। तो ये जो चिन किलिच खां है, इन्होंने क्या किया था, आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि ये जो आसफ जाही वंश है, डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये चिन किलिच खां है। आसफ जाही वंश के संस्थापक कौन है, तो संस्थापक इनके चिन किलिच खां कह के नाम से इनको हम जानते हैं। ये जो चिन किलिच है, ये क्या है, ये फाउंडर हैं किसके, ये जो चिन किलिच खां है ये संस्थापक हैं आसफ जाही वंश के। और फिर इन्हीं के जो उत्तराधिकारी हैं, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, हैदराबाद के निजाम के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे, चिन किलिच खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निजाम उल मुल्क की पदवी किसको दी गई थी, तो वो दी गई थी चिन किलिच खां को, और उसको दक्कन का सूबेदार भी बनाया गया था। 1722 में उसको वजीर बनाया गया था, लेकिन बहुत जल्द वो दक्कन लौट गया और उसने क्या किया कि उस एरिया पे यानी कि साउथ इंडिया पे इसने क्या किया था, अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर ली थी। यहाँ पे हम अगेन एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की बात करेंगे जो कि है मुर्शिद कुली खान। ये जो MQK है यानी कि मुर्शिद कुली खान है, ये क्या है, जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तो इन्हीं के महतात थे ये, और बंगाल के दीवान थे। फारूक सियार ने क्या किया था, फारूक सियार ने उसको फिर बंगाल का सूबेदार बना दिया गया था और जल्द ही वो एक स्वतंत्र शासक भी बन गया था। और इसने क्या किया था, अपनी जो राजधानी है यानी कि बंगाल की जो राजधानी है वो उसने क्या कर लिया था, ये उसने मुर्शिदाबाद कर लिया था। और इसी मुर्शिदाबाद का लास्ट में उसने क्या किया था, नाम भी चेंज किया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मकसूदाबाद के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये मुर्शिद कुली खान है जो कि बंगाल के संस्थापक थे। बात करेंगे आगे की, तो मुर्शिद कुली खां और उसके जो उत्तराधिकारी हैं नवाबों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर स्वतंत्र शासनों की तरह शासन किया था। ये क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे। कहाँ पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि पुराने टाइम का कंप्लीटली बंगाल था। और ये लोग क्या करते थे, एक फिक्स्ड जो थे रेवेन्यू वो भेजते थे किसको, मुगल वंश को, मुगल बादशाह को। बात करेंगे आगे की, तो औरंगजेब की डेथ के बाद सबसे पहले कौन है, बाबर। उसके बाद कौन आते हैं, बाबर के बाद हुमायूं। उसके बाद अकबर, अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, और शाहजहां के बाद आते हैं फिर से कौन, औरंगजेब। और औरंगजेब की डेथ के बाद, ये अकबर है और ये औरंगजेब है, और औरंगजेब की डेथ के बाद क्या होता है, 7 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ होती है। और इसके मरने के बाद जो बाकी के जो मुगल्स गद्दी पे बैठते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटर मुगल्स या फिर परवर्ती मुगल के नाम से उनको हम जानते हैं। जो नंबर 15 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, पूंजीवाद के विकास ने जनता को 2 प्रमुख वर्गों में बांट दिया। यानी कि जैसे ही कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ वैसे ही जो जनता है वो 2 वर्गों में बट गई। पहली है पूंजीपति वर्ग यानी जिसके पास पूंजी है, पैसा है, कैपिटल है, और दूसरा है लेबर वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग। डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है द कैपिटलिस्ट पिरामिड यानी कि पूंजीवाद का उदय हो रहा है यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं एक डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। ये सबसे जो नीचे वाले पायदान पे हैं ये कौन से लोग हैं, ये द पुअर यानी कि इस पे गरीब लोग हैं। ये बीच में क्या है, मिडिल क्लास वाले हैं, और जो सबसे टॉप पे हैं ये कौन से हैं, रिच हैं यानी कि अमीर लोग हैं। तो ये कहा गया है इस कार्टून या डायग्राम के माध्यम से कि पूंजीवाद के विकास के बाद भी जो अमीर हैं वो और अमीर होते गए, जबकि जो गरीब है वो गरीब ही बनते रह गए, इवन अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार बने रहे। पॉइंट नंबर 16 को देखेंगे, 19वीं सदी के दौरान यानी कि 19th सेंचुरी की बात हो रही है, मजदूरों ने अपने आम हितों की रक्षा और प्राप्ति के लिए
अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए और इन संगठनों को हमने किस नाम से जाना है? इन संगठनों को, ग्रुप को हम ट्रेड यूनियन के नाम से जानते हैं, संगठन मजदूर संघ के नाम से या फिर ट्रेड यूनियन कहलाते हैं। इनकी अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए देख सकते हैं इन्होंने क्या बनाया था? ग्रुप बनाया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेड यूनियन यानी कि मजदूर संघ। पॉइंट नंबर 17 की बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जो कि है कार्ल मार्क्स। अब ये जो कार्ल मार्क्स हैं ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये जर्मन से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। वहीं एक दूसरे पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स, एक है कार्ल मार्क्स और दूसरे हैं फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों ही बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं। किस फील्ड में? सोशलिज्म यानी कि समाजवाद के फील्ड में। तो इन्होंने क्या कहा था कि पूंजीवाद के स्थान पे एक नई समाज व्यवस्था स्थापित होगी, जिसको उन्होंने समाजवाद का नाम दिया, यानी कि सोशलिज्म का नाम दिया। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स किससे संबंधित थे, तो ये समाजवाद से। इनको लगने लग गया कि ये जो पूंजीवाद है इससे क्या है, जो अमीर है सिर्फ उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो इन्होंने पूंजीवाद को यानी कि कैपिटलिज्म को जो है वो रिप्लेस करके एक नए समाज की जो है वो व्यवस्था की, जिसका उन्होंने नाम रखा था सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। और समाजवाद के फाउंडर अगर आप बात करें तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की वजह से जो समाजवाद है वो पॉपुलराइज हुआ। बात करेंगे पॉइंट नंबर 18 की। 14 जुलाई 1789 बहुत फेमस डेट है। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? जनता ने पेरिस में बस्टाइल के कारखानों को तोड़ दिया था और हर साल वह दिन किस रूप में मनाया जाता है? फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में। यानी कि अगर ये बोला जाए कि फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है 14 जुलाई को। क्यों? क्योंकि इसी दिन इतिहास में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। बात करेंगे पॉइंट नंबर 19 की। राष्ट्रीय असेंबली जो वहां की क्या थी? एक तरीके से संसद थी। उसने क्या किया था? मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वो पारित किया था। और इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जितने मनुष्य हैं उनको जन्म से ही अधिकार है किन किन चीजों का? स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम का, इक्वालिटी यानी कि समानता का, ये उनको जन्म से ही मिले हैं और जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम के लिए मिले हैं। और क्रांति के बाद यहाँ पे कौन सी क्रांति हो रही है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति की बात हो रही है। और इस क्रांति के बाद फ्रांस में क्या हुआ? गणराज्य की स्थापना हुई और स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता क्या बन गए? मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए। यानी कि स्वतंत्रता को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। बंधुत्व को हम क्या कहते हैं? फ्रेटर्निटी। और समानता को हम क्या कहते हैं? इक्वालिटी। यानी कि इंडिपेंडेंट जो है वो लिबर्टी, या फिर इंडिपेंडेंट को हम लिबर्टी भी कह सकते हैं। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी जो है वो क्या बन गए? फ्रांस की क्रांति के बाद एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गए, जिसको बाद में सभी देशों ने अडॉप्ट किया। बात करेंगे पॉइंट नंबर 20 की। संसार के सभी देशों की जनतंत्र और जनता की सार्वभौम सत्ता स्थापित करने में प्रयत्नशील लोगों को अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों से प्रेरणा मिली। यानी कि सबसे पहले जो क्रांति होती है वो कहाँ पे होती है? फ्रांस और अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलती है। और इसी से लोगों के बीच जो है ये क्रांति का जो प्रचार और लोगों को यहाँ से जो है इंस्पिरेशन मिलता है, और उसके बाद ही अदर देशों में जो है वो क्रांतियों का प्रचार प्रसार होता है। बात करेंगे आगे की। अमेरिकी नेता कौन थे? थॉमस जेफरसन। ये थॉमस जेफरसन ने क्या किया था? तो ये जो थॉमस जेफरसन थे इन्होंने क्या किया था? अपने उपनिवेशी साथियों को प्रोत्साहित किया। यानी कि अपने जो जैसे हम सभी जानते हैं कि यूएस जो है अमेरिका है उसके कितने कॉलोनीज हैं? 13 कॉलोनी, यानी कि 13 उपनिवेश हैं। इन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया और 4 जुलाई 1776 को इन्होंने आपस में फाइट की। किसके अगेंस्ट? ब्रिटेन के अगेंस्ट, ब्रिटिश के विरुद्ध। और फिर इनको 4 जुलाई 1776 को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। तो यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है यानी कि स्वतंत्रता दिवस वो कब मनाया जाता है? 4 जुलाई 1776 को। और यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे वॉशिंगटन। ठीक है, तो बात करेंगे आगे की। पॉइंट नंबर 22 हमारी स्क्रीन पे है। पहली क्रांति का जो सरोकार है
वो कहाँ पे हुआ था? अंग्रेजी सरकार द्वारा, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा ही जो नॉर्थ अमेरिका में इनकी जो 13 कॉलोनियां बसाई गई थी उन्हीं से था। और इन कॉलोनी में जो अधिकांश लोग थे वो कहाँ से आए हुए थे? इंग्लैंड से आए हुए थे। बात करेंगे पॉइंट नंबर 23 की। कारखानों में मशीनों की मदद से वस्तुओं के उत्पादन को औद्योगिक क्रांति यानी कि IR इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। यानी कि जब फैक्ट्रीज में क्या लग गई? अलग अलग मशीनें लग गई, मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया। इसको हमने क्या कहा? इसको हमने IR यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना है। और इसकी जो शुरुआत है वो इंग्लैंड में होती है। और कब होती है? 18th सदी के उत्तरार्ध में होती है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 24 की। सूत कताई की मशीन, किस्म के करघे और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन का जो आविष्कार है वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में सूती कपड़े के उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। यानी कि जैसे जैसे सूत काटने की मशीन आई और भाप, ये जो स्टीम इंजन का विकास हुआ, इन सभी से क्या हुआ कि इंग्लैंड के अंदर ये जो कॉटन, जो जितने भी कपड़े बनते थे उसके उत्पादन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। पॉइंट नंबर 25 देखेंगे। मानव के ज्ञान भंडार में वृद्धि करने और अज्ञात देशों को खोजने की जो नई परंपरा है, एक ऐसे आंदोलन से मिली जिसका जो जन्म है वो मध्य युग के अंतिम दौर में कहाँ पे हुआ? इटली के कुछ नगरों में हुआ। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि नव चेतना का दौर, नव जागरण का जो दौर है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो इटली शहर से। ये इटली की अगर शहर की बात करूं तो फ्लोरेंस शहर से जो है इसकी जो शुरुआत होती है। और यहीं से जो है वो पूरे विश्व को, अज्ञात देशों को खोजने की परंपरा जो है वो स्टार्ट होती है। आइए बात करेंगे इतिहास को के डिवीजन की। तो इतिहास को, पूरे हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास, जो कि कब से कब तक है? 4000 BC से लेके 500 AD तक। वही बात करेंगे सेकंड इसका डिवीजन, तो दूसरा कौन सा है हमारा? मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्य इतिहास। और ये कब से कब तक है? 500 AD से लेके 1500 AD तक। वही बात करें इतिहास के तीसरे भाग की, तो जो कि हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री, 1500 से लेकर 1500 AD से लेकर अभी तक जो चल रहे हैं वो सब क्या है? हमारे मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। और ये विभाजन ये भी क्लियर करता है कि प्रत्येक काल में जो भी सोसाइटी थी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी थी, पॉलिटिकल सिचुएशन थी, हमारा जो कल्चरल है, इसमें काफी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। बात करूं वहीं पे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास की, तो इसमें आपको हमारे भारत के अंदर IVC यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा जो वैदिक एराज हैं यानी कि वेद, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, जितने वेद हैं, इसके अलावा यहीं पे क्या होता है? महाजनपद का उदय होता है हमारे प्राचीन भारत में। महाजनपद के बाद इसी में क्या होते हैं? बौद्ध और जो जैन है इनका भी उदय होता है। तो ये सभी जो घटनाएं हैं ये सब किसकी हैं? एंशिएंट। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं मगध एम्पायर की। तो ये सारा का सारा जो है वो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कवर होता है। वहीं बात करेंगे मेडिवल की, तो मेडिवल का जो एरा है उसको हम दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे एंड होता है? तो ये जो मुगल डायनेस्टी है, मुगल पे ये जाके अंत हो जाता है। फिर हम मॉडर्न में हिस्ट्री में देखते हैं ब्रिटिश का आना और उनके हमारे देश पे शासन करना। ये सारा का सारा जो स्टोरी है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री का डिवीजन हमने इस तरीके से किया है और ये जो तीनों डिवीजन है वो अपने आप में क्या है? एक तरीके से अलग है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 27 की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 हमारे पास क्या है? जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। यानी कि हमारे पास क्या है? राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हमें क्या है कि हमें किसी भी चीज की करने की स्वतंत्रता है और साथ के साथ हमें जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 जो कि हमारे संविधान के अंदर मेंशन है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 28 की। इंडिया के अंदर टोटल 54 राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क हैं और 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और इनका जो कुल एरिया है वो 1,09,652 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है वो एरिया है।
बात करेंगे पॉइंट नंबर 29 की, जहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी को डिस्कस करेंगे जो कि है सच्चर समिति। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये सच्चर कमेटी, दो लोग बैठे हैं, एक हमारे ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और दूसरे ये जो हैं ये राजेंद्र सच्चर हैं। तो ये इनका गठन कब हुआ था सच्चर कमेटी का? 2005 में हुआ था। डायग्राम से आपको पता चल गया होगा, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब सच्चर समिति का जो था वो गठन हुआ था। और इसके हेड कौन थे? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर, यानी कि राजेंद्र सच्चर जो थे इसके हेड थे, और इन्हीं के निगरानी में ये सच्चर समिति बनी थी। और इसका काम क्या था? मुसलमानों की जो सिचुएशन है उसका जायजा करना, उनके अंदर क्या कमी है, उनमें क्या दिक्कतें हैं, ये सभी चीजों का जो जायजा करना है, उनकी जो भी देखरेख करना, वो सच्चर कमेटी द्वारा बनाई गई थी। देखेंगे पॉइंट नंबर हम 30, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, यानी कि क्या कहता है कि अस्पृश्यता या फिर छुआछूत का उन्मूलन किया जा गया। जैसे कि हम किसी को क्या कह सकते हैं, आप जैसे कहते हैं ना कि इसके छूने से ये जो है वो अब छुआछूत हो गया है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसको ये जो आर्टिकल 17 है इसके तहत मना किया गया है कि इस तरह की कोई भी बात जो है वो लीगल नहीं है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 31 की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15। आप में से बहुत सारे लोगों ने मूवी भी देखी होगी आर्टिकल 15, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस चीज को। सो आर्टिकल 15 स्टेटेड दैट नो वन शेल, यानी कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एटसेट्रा, यानी कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, रिलीजन, नस्ल, लिंग यानी कि लड़का लड़की या जन्म के आधार के जन्म स्थान के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जाएगा, भेदभाव को नहीं किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 15 कहता है। अब हम एक इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करेंगे। 1993 में सरकार ने क्या किया था? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट पास किया गया था 1993 में। ये कहा, इसने क्या किया कि जैसे पहले सिर पर मैला उठाते थे लोग, गंदगी उठाते थे, सूचे जो सूखा हुआ शौचालय, इनके निर्माण पे रोक लगा दी, क्योंकि इससे क्या होती हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारियां फैलती हैं। तो 1993 में सरकार एक्ट लेके आई थी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन एक्ट, और इसको जो है वो बंद कर दिया गया था इस तरह की एक्टिविटी को। बात करेंगे पॉइंट नंबर 33 की। 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 साल से कम बच्चों को घर यानी कि घर पे काम करना, ढाबों या रेस्टोरेंट या फिर किसी भी चाय के स्टॉल में काम करने को प्रथा पर रोक लगा दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2006 में ये जो है वो सरकार ने रोक लगाई थी। बात करेंगे पॉइंट नंबर 34 की। वर्ष 2004 का जब जनरल इलेक्शन हुआ था, यानी कि आम चुनाव हुआ था, इसमें पहली बार ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया था। डायग्राम में देख सकते हैं, ये ईवीएम है, जब आप वोट डालने जाते होंगे इसको आपने जरूर देखा होगा। बात करेंगे पॉइंट नंबर 35 की, और जहां पे हम डिस्कस करेंगे अपर हाउस यानी कि राज्यसभा की। तो राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती हैं? 245 सीटें होती हैं। और राज्यसभा का जो सभापति होता है, वो सभापति कौन होता है? हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। तो देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, कमेंट में बताना है आप सभी ने कि अभी करंट में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है। यही जो है वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 36 की, जहां पे हम बात करेंगे लोअर हाउस भी कहते हैं इसको, निचला सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर होते हैं। और इनकी जो अध्यक्षता है यानी कि इनके जो हेड हैं, इनके हेड को हम क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। और अभी के स्पीकर कौन है, अभी के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष, ये आपने कॉमेंट में बताना है। इसी तरीके से आपका रिवीजन होता चलता जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस का भी और करंट का भी। बात करेंगे पॉइंट नंबर 37 की। तो लोकसभा में अभी हमने कितनी सीटें डिस्कस की हैं? 545। उसमें से 2
डिवीजन होता है। जो 543 सीटें हैं ये निर्वाचित होती हैं, यानी कि चुनाव के द्वारा चुनी जाती हैं, जबकि 2 सीटें ऐसी होती हैं जो कि क्या होती हैं, नॉमिनेटेड होती हैं, यानी कि मनोनीत होती हैं। अब नॉमिनेट कौन करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति साहब, यानी कि प्रेसिडेंट, जो कि क्या है, अभी करंट में द्रौपदी मुर्मू है। तो टोटल 545 सीटें हैं, जिसमें से कि 543 सीटें ऐसी हैं जो निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, यानी कि चुन के आए हुए होते हैं, जबकि 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जो मनोनीत यानी कि नॉमिनेटेड होते हैं, और उनको नॉमिनेट कौन करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट करते हैं। इसीलिए मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी एक पार्टी के पास कम से कम 50% प्लस 1, तो 50% प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, टोटल 272 सीटें जरूर होनी चाहिए सरकार बनाने की बहुमत में। बात करेंगे पॉइंट नंबर 38 की। राज्यसभा के अंदर टोटल 245 सीटें हैं, जिसको अगेन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है निर्वाचित यानी कि चुने हुए, 233 लोगों को जो है वो चुना जाता है वोटिंग के थ्रू। इसके अलावा 12 लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और वो जो लोग हैं वो कला, साहित्य, राजनीतिक अलग अलग क्षेत्र से आए हुए होते हैं। और यही जो 12 मेंबर हैं, कभी भी ये 12 मेंबर राज्यसभा के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हीं को क्या है, प्रेसिडेंट ने चुना है। इसीलिए इन पे अब रोक लगा दिया जाता है। जब भी प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, ये 12 लोग जो हैं, यानी कि जो नॉमिनेटेड लोग हैं, ये कभी भी वोट नहीं देंगे किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में। बात करेंगे पॉइंट नंबर 39 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की जो टोटल 543 सीटें हैं, 2 सीटों को हटा के, उसमें से 84 सीटें रिजर्व्ड हैं किसके लिए, एससी के लिए, यानी कि जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जबकि 41 सीटें किसके लिए रिजर्व्ड हैं, एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए। और अब 2023 में एक और जो है वो रूल निकला है, नारी शक्ति वंदन एक्ट, जिसको हम कहते हैं नारी शक्ति वंदन एक्ट। और ये अभी लागू नहीं, मतलब लागू हो चुका है, बट इसको अभी इम्प्लीमेंट एक्चुअल रूप में नहीं किया गया है। अब जब भी नया इलेक्शन होगा उसके बाद से इसको हम अप्लाई करेंगे। और इसमें क्या कहा गया है कि टोटल 1/3 सीटें जो हैं वो रिजर्व होंगी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर दी वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए भी, महिला की सशक्तिकरण के लिए, महिला को बढ़ाने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए 2023 में एक नया एक्ट आया है जिसको हम कहते हैं नारी शक्ति वंदन एक्ट। और इसके तहत लोकसभा, राज्यसभा, इवन हर जगह जितने भी हाउसेज हैं उन सभी में, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह जो है फीमेल के लिए एटलीस्ट 1/3 सीट को रिजर्व कर दिया गया है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 40 को। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया था। यानी कि जो रॉलेट एक्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक एक्ट भी कहते हैं, काला कानून के नाम से हम इसको जानते हैं, ये कब लागू किया गया था, तो ये 10 मार्च 1919 को लागू किया गया था। और इसी के बाद क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इंपॉर्टेंट है ये भी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैस्कर होता है, जिसमें जनरल डायर क्या करते हैं, जो है लोगों पे गोली चला देते हैं। अमृतसर के अंदर ये घटना होती है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 41 की। वर्ष 2005 में क्या किया गया था, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन। अब ये क्या है, मॉडर्न हिंदू लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, पिता की संपत्ति का 3 हिस्सा किया जाएगा। एक हिस्सा माँ को मिलेगा, एक हिस्सा बेटियों को मिलेगा यानी कि डॉटर्स को मिलेंगे, और जो तीसरा हिस्सा है वो बेटों में डिवाइड होगा। यानी कि अब जो फादर की प्रॉपर्टी है, पिता की संपत्ति है, उसमें माँ, खासकर ये बेटी के लिए है कि अब जो पापा की संपत्ति है उसमें तीनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, बेटों को भी, बेटियों को भी और माँ को भी। और अगर माँ नहीं है तो डॉटर और सन में इक्वली डिवाइड होगा जितने भी प्रॉपर्टीज हैं फादर की। बात करेंगे पॉइंट नंबर 42 की। वर्ष 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और ज्यादा व्यापक बना दिया, और इसी के तहत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो है वो निर्माण हुआ। घरेलू हिंसा कानून, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी कि अगर घर में महिला के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार होता है, इसमें
थप्पड़ मारना भी शामिल है। इस चीज को जरूर याद रखना। इसमें हर एक प्रकार की घरेलू हिंसा शामिल है, जो कि मेल या फिर इन लॉज अगर किसी वुमेन के साथ करते हैं, इवन अगर लड़की अपने घर में भी इस तरीके की किसी भी हिंसा से ग्रसित है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत इस चीज को वो जो है सॉल्व कर सकती है, केस कर सकती है, और इसको 2006 में लागू कर दिया गया है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 43 की, उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करेंगे, यानी कि हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो सबसे पहले 1862 में होती है। कहां पे होती है? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और ये तीनों शहर को हम क्या कहते हैं? इन तीनों शहर को हम प्रेसिडेंसी सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रेसिडेंसी शहर के नाम से ये जो तीनों शहरें हैं, कलकत्ता यानी कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में की गई थी। पॉइंट नंबर 44 देखेंगे, जो हमारा दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो गठन है वो कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ये दिल्ली हाई कोर्ट है जिसका निर्माण हुआ था 1966 में। बात करेंगे 45 की, जिसमें हम बात करेंगे दीवानी कानून की। दीवानी कानून, ये दीवानी कानून क्या है? देखिए, जो कानून है, लॉ है, उसको हमने दो प्रकार में बांटा है। पहला है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। तो इसमें क्या होता है फौजदारी और दीवानी में? फौजदारी में क्या होता है? देखिए, ये जो दीवानी कानून है इसमें हम जैसे तलाक हो गया, जमीन की बिक्री हो गई, कोई किराया हो गया, तलाक हो गया, इससे रिलेटेड जो मतलब जितने भी क्राइम होते हैं वो दीवानी में शामिल है। जबकि फौजदारी में क्या है? चोरी, डकैती, मारपीट, इस तरह की जो हत्या करना, ये सभी के सभी कानून किसमें शामिल हैं? ये आपको फौजदारी कानून में हम इसको शामिल करते हैं। अब आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है, यानी कि आर्टिकल 22 कहता है अरेस्ट डिटेंशन, यानी कि इसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। मान लीजिए किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब उसके पास अपना वकील नहीं है, अब वो क्या करेगा? उसके पास तो क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वकील को पैसे नहीं दे सकता, तो यहाँ पे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस पर्सन को एटलीस्ट एक जो वकील है वो अपॉइंट करके दे, जो कि उसके बचाव का पक्ष रखे कोर्ट में। बात करेंगे पॉइंट नंबर 48 की, संविधान के अनुच्छेद 39 के ए में यही समझाया है। 39 के ए में क्या कहा गया है कि जिस इंसान के पास वकील को हायर करने का पैसा नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी अब सरकार पे आ गई है। कोई व्यक्ति गरीब है या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकता, लॉयर को हायर नहीं कर सकता अपने साथ, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ बनती है कि उसको एक वकील जो है वो मुहैया करा के दे। और ऐसा हमारे भारत के संविधान 39 ए के आर्टिकल में लिखा गया है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 48 की, संविधान के अनुच्छेद 21 में बार बार ये आर्टिकल 21 रिपीट हो रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन के अधिकार को रखा गया है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 49 की, 1940 के डिकेड में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गया तो इससे क्या हुआ? जो टाइपिंग स्पीड है वो फास्ट हो गई, और फास्ट हो गई तो क्या हुआ कि एक रिवॉल्यूशन हुआ है किस इंडस्ट्री में? पत्रकारिता की दुनिया में। और इसका आविष्कार कब हुआ था? तो 1940s के डिकेड में। अब हम एक बात करेंगे तवा मत्स्य संघ की। क्या है ये? तो ये एक संघ है, एक ग्रुप है, मछुआरों की सहकारी समिति है, मछुआरों की कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, एक ग्रुप है जो कि कहाँ रहती है? सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित, यानी कि सतपुड़ा के जंगलों में, मध्य प्रदेश के अंदर जो है ये सतपुड़ा जगह आता है, विंध्या और सतपुड़ा। यहाँ से जो हटाए गए लोग हैं, इनकी रक्षा के लिए, इनके अधिकार के लिए जो ग्रुप बना है उसको हम तवा मत्स्य संघ। देखिए क्या होता है कि जो ये सतपुड़ा के जो लोग हैं, मछुआरे हैं, पहले यहाँ पे क्या होता था? तवा नदी पे मछलियां मारते थे, मछलियों को पकड़ते थे। कहाँ पे? तवा रिवर पे। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया? बांध बना दिया गया, डैम बना दिया गया, तो यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया, और यहाँ जो मछली पकड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठेकेदार के हाथों में दे दिया। तो लोगों ने ग्रुप बनाया, लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और फाइनली मध्य प्रदेश के सरकार को झुकना पड़ा, और उन्होंने कहा कि ये जो मतलब ये जो अधिकार है वो यहाँ के ही निवासी का है, ना कि किसी ठेकेदार की। पॉइंट नंबर 52 देखेंगे,
दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब होता है? तो ये दिसंबर 1946 में होता है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अस्थाई, इसके जो हेड हैं टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनके जो अस्थाई प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इसके अस्थाई अध्यक्ष थे। वहीं बात करें परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष की, परमानेंट प्रेसिडेंट की, तो वो कौन थे? हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात करेंगे पॉइंट नंबर 53 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे संघवाद यानी कि फेडरलिज्म की। तो ये क्या होता है? एक ही देश में एक से ज्यादा लेवल की जो सरकार है उसको हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा भारत है और सबसे टॉप लेवल पे कौन बैठा है? केंद्र बैठा है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे ठीक नीचे स्टेट गवर्नमेंट और उससे ठीक नीचे लोकल गवर्नमेंट यानी कि सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार, उसके बाद राज्य लेवल की सरकार और सबसे नीचे का जो लेवल है वो केंद्रीय सरकार को हम मानते हैं। और यही क्या है? पावर जो है वो डिवाइड हो रही है, बट रही है, और इसे ही क्या कहते हैं? हम संघवाद कहते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 53 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जो कि बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। और इनको ही क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी ड्राफ्टिंग कमेटी की। बात करेंगे पॉइंट नंबर 55 की, तो संविधान के हिसाब से हमारे जो राज्य हैं उसके 3 अंग हैं। सबसे पहला है विधायिका, जिसको हम लेजिस्लेटिव के नाम से जानते हैं। दूसरा है कार्यपालिका, जिसको हम एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। और तीसरा है न्यायपालिका, जिसको हम जुडिशरी कहते हैं। अब इसका काम क्या है? लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधायिका के पास है। कानून को लागू करवाने का जो अधिकार है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के हाथों में है। और इन दोनों पे नजर रखना, इसके अलावा न्याय देना, ये सभी के सभी जो जिम्मेदारी हैं वो हमारे न्यायालय यानी कि जुडिशरी न्यायपालिका पे आ जाती है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 56 की, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें संविधान से मिले हैं और आगे हम उनको डिस्कस करेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें कहां से मिले हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से यानी कि संविधान से। आइए एक एक करके उनको डिस्कस करें। सबसे पहले बात करेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है? जिसको हम कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, यानी कि कानून के नजर में क्या है? हर कोई बराबर है। नेक्स्ट अधिकार की बात करें जो कि क्या है हमारे पास? स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम, यानी कि आपके पास अधिकार है, आप कहीं भी घूम सकते हो, आप कोई भी अपने जो विचार हैं वो क्या कर सकते हो? व्यक्त कर सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, जो कि क्या करती हैं? हमें बताती हैं कि ये खासकर किसके लिए दिए गए हैं? जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए है ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि अगर कोई हमारा एक्सप्लॉइट करता है, शोषण करता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसका बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा? नेक्स्ट आता है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, जिसको हम कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करना है। अगर हम अल्पसंख्यक हैं, खासकर ये अल्पसंख्यकों के लिए है कि ये क्या करती हैं? अल्पसंख्यकों के लिए अपना जो अल्पसंख्यक है वो अपना स्कूल स्थापित कर सकती हैं, कोई भी अपने धर्म को स्थापित कर सकती हैं, इस तरीके के काम को वो कर सकती हैं। और लास्ट आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि
ऊपर डिस्कस किए गए अगर किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो छठे में हम सीधा कोर्ट जा सकते हैं इसके बचाव के लिए। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एक और अधिकार था हमारा मौलिक अधिकार जिसको बाद में खत्म कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब इस राइट टू प्रॉपर्टी को यहां से खत्म करके कहां पे डाल दिया गया है, ये एक 300A में डाल दिया गया है और अब ये हमारा क्या है, एक लीगल राइट बन गया है। बात करेंगे, अभी हमने डिस्कस कर लिए 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। दूसरा क्या है हमारे पास, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू फ्रीडम। दूसरा है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये तीसरा अधिकार है हमारा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी वाला पार्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। अब हमारे पास अधिकार है कि हम क्या कर सके, अपने धर्म का बचाव कर सके या प्रचार प्रसार कर सके। उसके बाद क्या है हमारे पास, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी कि हमारे पास क्या है, अधिकार है कि हम अपने कल्चर, अपने एजुकेशन का प्रचार प्रसार कर सकें। और लास्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी का भी इनमें से किसी का भी हमारे साथ हनन होता है तो हम इसके लिए सीधे सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें कहां से दिए गए हैं, कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और ये आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के अंदर आता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 58 की। संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, परमानेंट अध्यक्ष, वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको हमने डिस्कस कर लिया है। आगे की बात करें तो जयराम दौलत राम को क्या बनाया गया था संविधान सभा में, खाद्य एवं कृषि मंत्री। बात करेंगे पॉइंट नंबर 60 की। राजकुमारी अमृत कौर क्या थी, हेल्थ मिनिस्ट्री थी। हेल्थ मिनिस्टर का इनको पद दिया गया था किसमें, संविधान सभा में यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बात करेंगे डॉक्टर जॉन मथाई की, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे यानी कि वित्त मंत्री थे। फाइनेंस मिनिस्टर का इनको पद दिया गया था। वहीं बात करेंगे नगर प्रशासन की। नगर प्रशासन वाले संस्थान को हम क्या कहते हैं, नगर निगम के नाम से जानते हैं। और यही जब छोटे सिटी में हो, जब बड़े बड़े शहरों में हो, तो जैसे दिल्ली हो गया या कोई और जगह हो गई, बड़ी जगह है, तो वहां पे उसको हम क्या कहेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम। वहीं अगर छोटा शहर है, छोटी जगह है, तो उसको हम नगर पालिका के नाम से जानते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 63 की, जिसमें हम एक फेमस पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे, जो कि कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है, एक फेमस दलित हैं और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है, वो क्या है, जूठन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, जूठन किसने लिखा, तो वो किसने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। बात करेंगे पॉइंट नंबर 64 की, मिड डे मील स्कीम यानी कि मध्याह्न भोजन। ये जो मिड डे मील यानी कि सरकारी स्कूलों में जो मिलता है ना खाना बच्चों को, ये जो व्यवस्था है सबसे पहले कौन से राज्य में स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु के अंदर, साउथ इंडिया तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद सरकार ने कह दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर सभी राज्य के सभी सरकारी स्कूल में इस तरह की जो व्यवस्था है वो लागू होनी चाहिए। बात करेंगे पॉइंट नंबर 65 की, जिसमें हम सिविल राइट मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। रोजा पार्क्स, ये कौन है, एक महिला है जो कि अफ्रीकी अमेरिकन यानी कि बिलोंग्स करती हैं अफ्रीका से, रहती अमेरिका में है। 1 दिसंबर को जब ये अपने काम से घर लौट रही थी, 1955 की बात है ये, तो एक गोरे आदमी ने कहा कि भैया सीट दे दो मुझे। ये थकी थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम सीट नहीं देंगे। क्यों देंगे हम सीट? तो क्या हुआ कि इसी चीज को लेके बहसबाजी हो गई और इसी दिन से महिला के इनकार करने की वजह से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ जो असमानता हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उसी दिन से जो है एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नागरिक अधिकार आंदोलन कहते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 66 की। अगेन हम आर्टिकल 15 को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हम स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन एटसेट्रा। यानी कि कोई भी जो राज्य है वो भेदभाव नहीं कर सकती किसी के साथ भी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो,
किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कहीं का भी मूल वंश हो इसका, कहीं का भी निवासी हो, कोई भी जाति हो उसकी, कोई भी लिंग हो, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी उसका बर्थ प्लेस हो, इसके आधार पे उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 67 देखेंगे। भारत सरकार ने 1995 में, इंपॉर्टेंट ईयर है, 1995 में विकलांगता अधिनियम को एक्सेप्ट किया था और इससे जो डिसेबल लोग हैं उनको काफी राहत मिली थी। बात करेंगे साउथ अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट कंट्री के बारे में जिसका नाम है कोस्टारिका। ये जो कोस्टारिका है ये साउथ अमेरिका का सबसे हेल्दीएस्ट नेशन माना जाता है, सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। और ये क्यों हेल्दीएस्ट है, क्यों स्वस्थ है, इसका रीजन इनके संविधान में लिखा है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि कभी भी ये कोई भी आर्मी नहीं रखेंगे। हम सभी जानते हैं हमारे देश में डिफेंस पे बहुत पैसा खर्च होता है, डिफेंस को मेंटेन करने में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इनके संविधान में लिखा गया है कि ये किसी प्रकार की कोई भी सेना नहीं रखेंगे। अब सेना नहीं रखेंगे तो सारा का सारा पैसा वहां से बचा, और वहां से बचा तो इन्होंने क्या कर दिया है, हेल्थ पे इन्वेस्ट कर दिया है। तो साउथ अमेरिका का जो कोस्टारिका देश है, दिस इज द वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। बाय क्या कारण है, क्योंकि इन्होंने कोई भी सेना नहीं रखी है। बात करेंगे एक फेमस पर्सनालिटी अगेन आ रही हैं जिनका नाम है लक्ष्मी लकारा। ये जो लक्ष्मी लकारा है ये 27 साल की महिला हैं। कहां से बिलोंग करती हैं, झारखंड से, ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करती हैं भाई, यानी कि आदिवासी परिवार की महिला है। तब भी ये पहली महिला है जो कि क्या बनी थी, उत्तरी रेलवे की पहली महिला जो कि महिला इंजन चालक बनी थी। फेमस है ये लक्ष्मी है, डायग्राम में आप इनको देख सकते हैं। ये उत्तरी रेलवे की, नॉर्दर्न रेलवे की फर्स्ट फीमेल जो थी, जो कि इंजन चालक थी। अगेन हम एक फेमस पर्सनालिटी वुमेन एम्पावरमेंट को चर्चा करेंगे जिसमें आता है महिला सशक्तिकरण की मिसाल रास सुंदरी देवी। ये रास सुंदरी देवी क्या है देख सकते हैं आप इनको डायग्राम में। रास सुंदरी देवी हैं और इनमें क्या लिखा है, अमार जीबोन। अमार जीबोन नाम से पता चल गया होगा ये क्या है, इन्हीं की आत्मकथा है, यानी कि इन्हीं की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने खुद लिखी है ये किताब, और कितने साल में लिखी है भाई, 60 साल में। सोच सकते हो आप, 60 साल में। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई एज नहीं होती। 60 साल की एज में बांग्ला भाषा में, बंगाल से बिलोंग करती हैं ये, वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। 60 साल की एज में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है आमार जीबोन, और इसमें ये किसी भी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है, फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है जिसको किसी फीमेल ने लिखा है, वो भी 60 साल की एज में। डेडिकेशन लेवल देख रहे हो आप। पॉइंट नंबर 71 बात करेंगे जिसमें हम एक मुस्लिम फीमेल को चर्चा में लेके आएंगे जो कि है रुकैया शेखावत हुसैन। ये जो रुकैया शेखावत हुसैन है 1905 में इन्होंने क्या लिखा, एक सुल्तानाज ड्रीम यानी कि सुल्ताना का स्वप्न नाम की इन्होंने क्या लिखी थी, एक कहानी लिखी थी। इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली के होते हुए भी इन्होंने उस टाइम पे पढ़ना लिखना सीखा और अपनी कहानी लिखी, तो ये भी मिसाल थी उस टाइम पे। अगेन हम डिस्कस करेंगे महिला घरेलू हिंसा एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। कब हुआ था ये, 2006 में, जिसमें फीमेल को सिक्योरिटी प्रदान किया गया था कि अगर फीमेल के साथ कहीं पे भी किसी भी जगह, वेदर दे लिव्ड इन देयर ससुराल या फिर मायका, कहीं भी रह रही हो, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा होती है, मार पीट या कुछ भी, तो उसके अगेंस्ट वो क्या कर सकती है, केस कर सकती है। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और इसको लागू कब किया गया था, 2006 में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। बात करेंगे पॉइंट नंबर 73 की जिसमें हम एक देश के, हमारे देश के एक बहुत ही खूबसूरत लद्दाख को चर्चा में लेके आएंगे। ये जो लद्दाख है इसी के रास्ते जो बौद्ध धर्म है यानी कि जो बुद्धिज्म है वो कहाँ पे पहुंचा था, तिब्बत पहुंचा था। तिब्बत हमारा ऊपर वाला हिस्सा, जैसे जहां हमारा इंडिया खत्म होता है यहाँ पे तिब्बत होता है हमारा, और उसके ठीक ऊपर जो है वो चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो लद्दाख को हम क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत। यानी कि अगर क्वेश्चन आए विच स्टेट और विच यूनियन टेरिटरी इज कॉल्ड मिनी तिब्बत, तो मिनी तिब्बत के नाम से हम किसको जानते हैं, लद्दाख को जानते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 74 की, तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, ये कहाँ पे फेमस है, लद्दाख में बहुत ज्यादा फेमस है, और इसके जो स्थानीय रूप को
मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी खेलते हैं। यानी कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, कहाँ की, लद्दाख की, वो मुस्लिम भी है और बुद्धिस्ट भी हैं। दोनों तरह की यहाँ पे जो है आबादी रहती हैं और दोनों ही जो है वो किसको गाती हैं, केसर सागा, जो कि लद्दाख का, सॉरी, तिब्बत का एक फेमस ग्रंथ है केसर सागा। इसको दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर प्ले भी परफॉर्म करते हैं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 75 की, जिसमें हम बात करेंगे ईसा मसीह के धर्मदूत, जिसका नाम है सेंट थॉमस। ये जो सेंट थॉमस हैं लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में जो ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियन धर्म लाने का जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो इन्हीं सेंट थॉमस यानी कि संत थॉमस को जाता है। और ये कहाँ आए थे, तो ये केरला राज्य के अंदर आए हुए थे। बढ़ेंगे आगे की पॉइंट 76 नंबर पे। केरल में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओणम के नाम से जानते हैं। अब ये ओणम क्या है, एक तरीके का फेस्टिवल है और इसमें क्या होती है, इसमें आपको बोट रेसिंग देखने को मिलती है, यानी कि इसमें आपको नाव प्रतियोगिता होते हुए दिखाई देती है। केरला के अंदर इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। पॉइंट नंबर 77 देखेंगे। एक फेमस पर्सनालिटी आपको दिख रहे होंगे। आपने कमेंट करना है कि इनका बर्थडे कब आता है, यानी कि किस दिन को इनका जन्म दिवस और उस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा स्पेशल डे इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने कमेंट में बताना है। तो बात करेंगे नेहरू की। नेहरू की किताब है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज। अब इस भारत की खोज में इन्होंने क्या कहा था कि भारत के अंदर जो एकता है, यानी कि इंडिया के अंदर जो यूनिटी है, वो बाहर से थोपी हुई कोई चीज नहीं है, इसको हमारे देश के अंदर के लोगों में ही क्या है, निहित है या फिर समाहित है। अगेन एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने ही हमारे राष्ट्रगान जो कि क्या है, जन गण और मन, इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। और इसमें भी इन्होंने क्या किया था, भारतीय एकता की ही अभिव्यक्ति की है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है, हम कहते हैं ना भारत भाग्य विधाता, तो इसमें क्या है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, सभी राज्यों को डिस्कस कर लिया गया है। यही जो है हमारे एकता को दिखाता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन, जिसको हम राष्ट्रगान कहते हैं, इसमें अपने दिखाया है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्होंने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा हुआ है। आपने बताना है कि बाकी, एक तो अपना इंडिया हो गया, बाकी दो देश कौन कौन से हैं जिसका राष्ट्रगान की रचना खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बात करेंगे पॉइंट नंबर 79 की। संसार में यानी कि वर्ल्ड में कुल 8 प्रकार के जो मेन धर्म है, मेन रिलीजन को फॉलो किए जाते हैं और हमारे भारत के अंदर उन सभी 8 धर्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे 1600 से ज्यादा भाषाएं, ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, मदर टंग है, और 100 से ज्यादा तरह के यहाँ पे डांस यानी कि नृत्य भी परफॉर्म किए जाते हैं। डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। सबसे पहला ये जो प्लस वाला साइन है, ये किसका है, ये क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन धर्म का है। ओम हम किस में देखते हैं, हिंदुज्म में देखते हैं। थर्ड है हमारे पास टाओइज्म, ये इस तरीके से जो है ये इसमें दिखता है। फोर्थ है हमारा सिखिज्म, जिसका सिंबल ये है। फिफ्थ अपना इस्लाम है जो कि इस तरीके से दिखता है। सिक्स्थ है बुद्धिज्म, जिसका ये सिंबल है। सेवेंथ अपना है शिंटो, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। और एट्थ है जुडिज्म, जिसका ये सिंबल है। तो ये 8 जो धर्म है अपने अपने सिंबल के साथ, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं, और यही संसार के 8 मुख्य धर्म में काउंट होते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटी को चर्चा में लेके आएंगे जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता यानी कि कौन है, महात्मा गांधी हैं। 1931 में इन्होंने अपनी एक मैगजीन निकाली जिसका नाम इन्होंने लिखा यंग इंडिया। इस यंग इंडिया में क्या कहा इन्होंने, किस बारे में इन्होंने डिस्कशन किया कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट यानी कि सबको वोट देने का अधिकार है, किसी के पास अगर प्रॉपर्टी है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
वोट देने का जो अधिकार है वो सबको है और समान रूप से है। और ऐसा कौन कहते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी। इनका हमारे देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल है। आपने पढ़ा होगा जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री को उल्टाया होगा, तब से जैसे भारत आए थे 1915 में और उसके बाद की जो कहानी उठती है वो पूरा का पूरा इन पे बेस्ड है। तो इसी के साथ आज के जो 80 इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैराथन के वो यहीं कंप्लीट होते हैं। जल्द मिलेंगे अगली सीरीज के साथ, तब तक इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, आगे के मैराथन को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना।